हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। बायोलॉजी का ये हमारा थर्ड वीडियो है और हमारा मेन जो टॉपिक चल रहा है उसमें सेकंड ये हमारा मेन टॉपिक है। इससे पहले हमने जीवधारियों का वर्गीकरण देखा है और इसी पर मैं बता दूं कि पिछली वीडियोस को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। बच्चों ने कमेंट किए हैं मुझको पर्सनली कि आप इस सीरीज को आगे बढ़ाइए और कंप्लीट लूसेंट करवाइए। तो इस बच्चों के इस तरह के कमेंट को देखकर थोड़ा अच्छा लगता है। वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं कोशिका विज्ञान की। जो हमारा ये वीडियोस आ रहा है ये एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया, सीजीएल और रेलवे। रेलवे के लिए लूसेंट तो फेवरेट होती है, एसएससी और रेलवे के लिए लूसेंट बहुत फेवरेट है। क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट उठाए जाते हैं, जो एग्जामिनर है उनको पसंद है लूसेंट। कंप्लीट लूसेंट देखेंगे। आज का टॉपिक है कोशिका विज्ञान पे। सबसे पहला पॉइंट है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, इसका नाम जीव द्रव्य नाम किसने दिया सबसे पहले देखते हैं तो पुरकिंजे। मार्क करते जाइए, लिखते जाइए पुरकिंजे। कब? 1879 ईस्वी में इसको पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था। ये होता क्या है? यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन होता है, पारभासी लसलसा वजन युक्त होता है। मतलब इसका कुछ ना कुछ भार होता है। रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। पारभासी होता है, लसलसा होता है, एक लिक्विड होता है, चिपचिपा होता है। जीव की सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार मानते हैं हम इसे। प्रोटोप्लाज्म। इसे दो भागों में बांटा गया है। दो बार क्वेश्चन इससे देखने को मिला है कि जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया। तो पहला है कोशिका द्रव्य, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्मा। यह कोशिका के में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कोशिका में, सॉरी, केंद्रक में नहीं पाया जाता, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के। ये हमारा कोशिका झिल्ली और ये है हमारा केंद्रक। डायग्राम में देख पा रहे हैं इसका एक एग्जैक्ट, मैं आप लोगों को डायग्राम ये देख पा रहे हैं आप लोग। कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा जीव द्रव्य ही है। थोड़ा सा कॉल आ गया था, सॉरी। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये जितना भी ये लिक्विड भरा हुआ है ये हमारा क्या है? जीव द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। वहीं केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं तो ये केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। ये आप लोग देख पा रहे हैं न्यूक्लियस को, इसके अंदर ये जो लिक्विड है ये केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य। ये हमारी सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, ये हमारा केंद्रक। ये जो एक लिक्विड भरा होता है यहाँ पर इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव। और जो केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, एक लसलसा सा एक पदार्थ होता है द्रव के रूप में, उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव। चलते हैं हम नेक्स्ट। जीव द्रव्य का जो 99% भाग होता है वो चार तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला तो होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्या क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। परसेंट की बात करें 76% ऑक्सीजन होता है, 10.5% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है और 2.5% नाइट्रोजन होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जो होता है वो जल से बना होता है। वहीं जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात, तो अकार्बनिक ज्यादा होते हैं 81 और कार्बनिक 19। 8 1 1 9 याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं पादप कोशिका। डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे चलकर हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका को। इसी के लिए मैंने दो डायग्राम इकट्ठा करके रखे हैं। डायग्राम के थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे चीजें, कौन सी पाई जाती हैं, कौन सी नहीं पाई जाती हैं। बात करते हैं सबसे पहले कोशिका सेल क्या होती है। तो ये सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो सेल सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म में। क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है सेल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये हमारी सबसे मतलब मानव शरीर या किसी भी में तो कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। और एंटोन वान और लिवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था और इसका वर्णन किया। किसे? एंटोन वान और लिवेनहॉक, दो साइंटिस्ट थे। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। मैं इसको बोलता हूँ आप 5 स्टार कीजिए,
एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कोशिका से क्वेश्चन आया है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि पूछा जाएगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो साइटोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिए। अब कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। शब्द का प्रयोग किया था, इसके कोशिका मतलब बोला था इन्होंने। यहाँ साइंटिस्टों ने दे तो दिया था, एंटोन वॉन और लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था, पर उसे नाम किसने दिया था? तो कोशिका शब्द जो नाम दिया था, सेल नाम दिया था, वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका, क्या है? गैलीसेप्टिकमा है। कौन सी सबसे छोटी जीवाणु कोशिका? जीवाणु है कोशिका जीवाणु। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका है शतुरमुर्ग के अंडे। ऑस्ट्रिच के अंडे सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहां हम लोग बात कर रहे हैं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी है हमारी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम्मा, और सबसे जो लंबी होती है वो तंत्रिका तंत्र है। सबसे बड़ी है शतुरमुर्ग का अंडा। 3 टर्म हम लोगों ने देख ली, स्टार मार्क करते हैं इसको भी हम लोग। एक ये और एक ये माइकोप्लाज्मा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1838 से 1839 में। मैथियस लाइडेन ने किया था और थियोडर स्वान ने। इंपॉर्टेंट टर्म है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका को विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। कोशिका सिद्धांत की जो कुछ बातें थी वो कुछ इस तरह से थी कि सभी जीव कोशिका या वह कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, और एक और टर्म थी कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म थी कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि इस कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड ही है। कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, क्रिएटर होता है। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होती है यूकैरियोटिक। अब इसमें डिफरेंशिएट करते हैं कैसे। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। कौन सा हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है? जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसके नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवाल में से ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं। प्रोकैरियोटिक एक बार और देखते हैं हम लोग इसको। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। सबसे पहले ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं होता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता। एक इंपॉर्टेंट टर्म। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हमने देख लिया, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली होती है, आवरण होता है, केंद्रक आवरण से घिरा होता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त होने से बनी कौन सी? क्रोमैटिन। इसके अलावा केंद्रिका होती है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। कई चीजें इसमें देखने को मिली, जैसे कोशिका में दोहरी झिल्ली में आवरण में होता है, केंद्रक आवरण से घिरा होता है, केंद्रक होता है, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होती है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। कोशिका भित्ति, डायग्राम यहाँ पर होता तो ज्यादा बेहतर होता, ताकि हम लोग इस चीज को समझ पाते हैं। चलिए कोई नहीं, डायग्राम पीछे है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है कोशिका भित्ति। इसमें सेलुलोज की बनी होती है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में किसकी होती है? प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की। याद रखिए, प्रो पी से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, यूकैरियोटिक सेल्यूलोज। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है।
रेटिकुलम दोनों में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें तो 70S प्रकार के होते हैं और 80S प्रकार के होते हैं। गोल्जिकाय क्या होता है? अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में मैक्सिमम चीजें अनुपस्थित होती हैं, चाहे गोल्जिकाले, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक हो गया, और यूकैरियोट में प्रस्तुत होते हैं क्योंकि केंद्रक भी इसी में पाया जाता है। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है, पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र में होता है। कसाबिका की बात करते हैं, केवल एक तंतु होता है, कुल 11 तंतु होते हैं, इंपॉर्टेंट है। केंद्रिका अनुपस्थित, उपस्थित। सेंट्रियोल अनुपस्थित, उपस्थित। श्वान प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है श्वसन, किससे होता है? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है यूकैरियोटिक में श्वसन। लिंग प्रजनन नहीं होता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है, मतलब मनुष्य इसी कैटेगरी में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन यूकैरियोटिक में। अगर एग्जाम में पर कोई चीज याद नहीं आती, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया का मैक्सिमम चीजें, तो अनुपस्थित प्रोकैरियोटिक, उपस्थित यूकैरियोटिक। अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें। कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? देखते हैं। मेन पार्ट ऑफ सेल्स, कोशिका भित्ति, सेल वॉल की बात करते हैं। यह केवल पादप कोशिका में होती है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार बनाए रखने में सहायक होता है। किसका? कि सेलुलोज का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल्केन का बना होता है। डायग्राम में देख लेते हैं। ये है कोशिका झिल्ली पाई जाती है किसमें? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। क्या था? कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर आने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट होता है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नतम नमूना 1972 में सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस चीज को आप लोग पढ़ लीजिए नोट की टर्म पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं तारककाय, सेंट्रोसोम की बात करते हैं। इसकी खोज किसने की थी? बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारककाय, तारककाय सेंट्रोसोम के अंदर एक दो कण की जैसी संरचना होती है, जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। अंतर द्रव्य जालिका क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकाय जलिका तंत्र बिखरा होता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्द्रव्य जलिका कहते हैं। कैसी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावय जलिका तंत्र बिखरा रहता है, इसे हम अंतर्द्रव्य जलिका कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्य जलिका के बाहर सतह पर चिपके रहते हैं। इसके अंतर्द्रव्य जलिका की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं। इसे खुरदुरी अंतर्द्रव्य जलिका भी कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति में अंतर्द्रव्य जलिका चिकनी लगती है, इसे चिकनी अंतर्द्रव्य का भी कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्वर में सक्रिय होती हैं, श्वसन में सक्रिय होती हैं, उनकी खुरदरी अंतर्जलिके बहुतायत से मिलता है। चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है। इसके बाद कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है? वसाओं एवं प्रोटीन का संचरण करना। जो झिल्ली की जो कि विभिन्न झिल्ली जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं।
राइबोसोम का क्या कार्य होता है? राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा जीई पैलेड ने 1983 में जंतु कोशिका में राइबोसोम देखा था और 1958 में रॉबर्ट हुक ने इसका नामकरण किया था। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल होता है। क्या? राइबोसोम, यहीं से प्रोटीन बनता है, इसलिए इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। 5 स्टार मार्क करो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकर्णिका, परखुर्दी, अंतःपद्रवी जलिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। एस का मतलब होता है स्वीडवर्ड्स इकाई, अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःपद्रवीय जलिका नहीं पाई जाती है। लाल रुधिर कण एवं प्रोटीन विशेष विश्लेषण नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोशिका की शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द्विखंडीय द्वारा विभाजित होता है। ये 3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की थी? आल्टमैन ने 1886 में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। किसने? आल्टमैन ने खोज की थी और बेंडा ने इसे नाम दिया था। इसे हम लोग कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं तथा पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। एटीपी का संश्लेषण यहीं पर होता है। ये इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं इसे। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। इटली के साइंटिस्ट थे, नाम इसका किया था कैमिलो गोल्जी। याद रखिएगा, गोल्जी का गोल्जी लास्ट में मैच कर रहा है। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषण प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकेजिंग की जाती है। इस गोल्जी का एक हम कोशिका अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कह सकते हैं। इसे अणुओं को ले जाने लाने का कार्य करता है। ये कोशिकाएं भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन बनता है जो लाइसोसोम को निर्मित एवं प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली होती है। इसका निर्माण कौन करता है? संश्लेषण विधि द्वारा गोल्जिकाए होता है। लाइसोसोम के सभी प्रकार की जल अपघटनी की एंजाइम जैसे हाइड्रोलोजेल, लाइपेजेज और प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सहायक होते हैं। इसे यहाँ पर जो भी था वो तो ठीक थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ लिखी हुई है। सुसाइड, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं इसे हम। स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। बात करते हैं लवक की। प्लास्टिड यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। हरित लवक, अवर्णिक लवक, वर्णी लवक 3 टाइप के होते हैं। हरित लवक क्या होता है? यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरित कवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या मैग्नीशियम पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन और कॉपर पाया जाता है। पत्तियों का पीला, उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। कैरोटीन इंपॉर्टेंट है। रसधानी किसे बोलते हैं? वैक्यूलस यह कोशिका की निर्मित रचना होती है। इसमें तरल पदार्थ भारी होती है। जंतु कोशिका में यह अनेक बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका 90% स्थान घेरती है। एक और है रसघानी
राजधानी है सॉरी, एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। केंद्रक क्या कहलाते हैं? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरे दिखाई पड़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमैटिन बोलते हैं। क्रोमोमैटिन का जो नाम था फ्लेमिंग ने दिया था, और यहां पर अब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है क्या? केंद्रक। जैसे मानव में 23 जोड़ी, चिंपांजी में 24 जोड़ी और बंदर में 21 जोड़ी होते हैं क्या? गुणसूत्र, क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पर लास्ट पे एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडली सूत्र दिखलाई पड़ने वाले जिन्हें हम निमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्धसूत्र अणुगुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र ध्रुव क्रैमिड बना होता है जिन्हें हम क्या? क्रैमिडिड कहते हैं। एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे जुड़े होते हैं जिसे हम सेंट्रीमियर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका से रिलेटेड हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रीवियस वीडियोस के लिए क्या कर सकते हैं? चैनल प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री जो भी पढ़ना आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।